अस्सलामुअलैकुम व आदाब। मैं रहमतुल्लाह रोनियाल गांव गांधरी ज़िला रामबन का रहने वाला हूं। पेशे से सहाफ़ी हूं और उर्दू खुशनवीसी भी करता हूं। अपने बारे में मेरा तारुफ ये है कि मेरा जन्म गांव गांधरी में 1963 में हुआ था। हमारा गांव ज़िला हेडक्वार्टर रामबन से 21 किलोमीटर की दूरी पर है और मेरी जो इब्तदाई तालीम वो यहीं के मकामी स्कूल में हुई। उस वक़्त ये स्कूल सेंट्रल स्कूल हुआ करता था। अब तो सेंट्रल स्कूल होते नहीं हैं, लेकिन 8वीं तक के स्कूल जो है उन्हें सेंट्रल स्कूल कहा जाता था। तो वहीं पर मेरी तालीम हुई गांव में। उसके बाद जो है मिडिल स्कूल बन गया। 8वीं के बाद जो है मैंने किए। रामबन उस वक़्त हाई स्कूल हुआ करता था। चूँकि यहाँ नज़दीक में कोई नहीं था, इसलिए रामबन जो कि उस वक़्त तहसील हेडक्वार्टर था, तो वहाँ पर हाई स्कूल होता था और वहाँ पर मेरा दाखिला हुआ। मेरी उर्दू की तालीम जो है वो 8वीं तक ही हो पाई, क्योंकि 9th में उस वक़्त उर्दू और साइंस का कॉम्बिनेशन नहीं था। तो मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं साइंस पढूं, इसलिए जो है उर्दू जो बदकिस्मती से 8वीं में मुझे छूट गई और उसके बाद मेरी तालीम जो है वो अंग्रेज़ी में होती रही और साइंस सब्जेक्ट के साथ। इसके बावजूद भी मुझे जो मेरी रोज़ी रोटी है या मुझे जो मुकाम थोड़ा बहुत जो मिला है वो उर्दू की वजह से ही मिला है। और इसके पीछे भी एक उर्दू में आया। बिलखसूस मैं खताती की बात करूंगा तो मेरे ख़ानदान में मेरे वालिद साहब जो है बहुत अच्छे खुशनवीस थे और उन्होंने खुद सीखा था। कहीं पर उन्होंने किसी से नहीं सीखा था, उन्होंने खुद सीखा था। तो वो ये जो है हमें विरसे में मिला था। मेरे एक बड़े भाई साहब हैं, वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं। आप तो साहिब फिराश हैं वो, लेकिन उनका भी खुशनवीसी वो में वो कहीं पर अगर खत लिखते थे तो वो खत जो है वहाँ पर नहीं, लोग रास्ते में ही उचक लेते थे। मेरी मजबूरन मैं इस खताती के फील्ड में किस तरह से आया कि मेरे वालिद साहब गुजर गए। मैं उस वक़्त अभी पढ़ ही रहा था, तो रोज़ी रोटी के लिए जो है मैंने शुरू किया। अपने वालिद साहब के ही वो तहरीरें थी, उनके लिखे हुए होते थे किताबों से जो है वो मैंने सीखना शुरू किया। तो जब थोड़ा बहुत अच्छा लिखना शुरू किया तो उस वक़्त जो है मैंने अखबारों में, क्योंकि उस वक़्त अखबारें उर्दू अखबारात जो है हाथ से लिखे जाते थे, तो इसलिए उर्दू अखबारों में जो है काम करना शुरू कर दिया जम्मू में। और फिर वहाँ उसके बाद जो है मैंने अपने तौर से किताबें वगैरह वहाँ से जो है खताती का फ़न सीखा। सहाफ़त में किस तरह से आया, इसके चूँकि मुझे शौक़ था, बचपन से शौक़ था, पढ़ने लिखने का काफ़ी शौक़ था। किताबें पढ़ा करता था। 3री या 4थी जमात में पढ़ा करता था, तो मुझे कहीं से कोई किताब मिल गई, वो मैंने पढ़ी और मेरी जो है काफ़ी दिलचस्प। उसके बाद मैंने किताबें पढ़ना शुरू कर दी। उस वक़्त तक जो है मान लीजिए कि शबाब में भी अब कदम रख रहे थे, तो कहीं से मुझे गुलशन नंदा का नावल मिल गया। तो मैंने बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा, चूँकि उम्र भी ऐसी थी, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो उसके बाद ये किताबें पढ़ने का चस्का पड़ गया। हर तरह की किताबें पढ़ी, ये नहीं है कि सिर्फ नावल ही पढ़े। जिस तरह की किताबें मिल पाई वो किताबें पढ़ी मैंने उर्दू में, चाहे वो रियाजी पर था, चाहे वो समाजियात पर था, सियासियात पे था, तवारीख थी, जोग्राफिया था, जो भी मिला वो मैं पढ़ता रहा। लेकिन एक दिलचस्प बात बताऊंगा कि
सबसे ज्यादा जो उर्दू मैंने सीखी है वो इब्न सफ़ी के नावलों से सीखी है। उनके जासूसी नावल हुआ करते थे, काफी दिलचस्प। वहां से जो है मैंने उर्दू जो है सीखी। हालांकि उसके बाद बाकी किताबें या बाकी तरीकों से भी, लेकिन सबसे ज्यादा जो है जो मैंने लिखना सीखा है या उर्दू सीखी है वो इब्न सफ़ी के नावलों से सीखी है। आज तक जो है उनके किरदार तक जो है ज़बानी याद हैं। इमरान सीरीज़ हुआ करते थे या कर्नल फरीदी सीरीज़ हुआ करते थे, तो शायद उस ज़माने में वो हर माह जो है एक उनका वो जो नावल आता था, तो मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी वो कोई छोड़ा हो तमाम। तो इस दौरान मैं जम्मू में जब किताबत कर रहा था तो पहली दफ़ा जम्मू के किसी उर्दू अखबार ने, कश्मीर के बारे में मुझे उस वक़्त का मालूम नहीं, लेकिन जम्मू में उस वक़्त एक अखबार था तस्कीन, तो वहाँ पर मैं किताबत का काम करता था, खुशनवीसी का। तो उन्होंने उस ज़माने में वहाँ पर टेली प्रिंटर लगा के रखा था। खबरों की तरसील का जो था टेली प्रिंटर, एक बहुत सारी बड़ी मशीन टाइप, तो वो इंग्लिश में आते थे, वहां पर टेक्स्ट जो है खबरें आया करती थी। तो मैं वहां से लेकर वो किताबत करता था, खुद ही ट्रांसलेट करता था, सुर्खियां वगैरह जो है मैं खुद लगाता था, और उससे जो है मुझे काफी तजर्बा हासिल होता रहा। इसी दौरान डोडा के एक नौजवान थे, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे, सोफी आसिफ जान नाम था। उन्होंने एक अखबार हफ्ता रोज़ा अखबार अदल, मैंने जो है उसकी किताबत शुरू कर दी। उसकी उस ज़माने में 2 रंग का वो छपवाते थे दिल्ली में जाकर, क्योंकि जम्मू में ऑफसेट प्रेस 2 रंग का छापने वाला कोई भी नहीं था। बमुश्किल उस वक़्त एक्सेलसियर ने और कश्मीर टाइम्स ने अपने प्रिंटिंग प्रेस ऑफसेट के लगाए थे। तो के लिए काम करना शुरू कर दिया कि किताबत शुरू की, लेकिन किताबत के साथ साथ उसके मज़ामीन, उसकी तरतीब वगैरह वो मैं सारी खुद ही करता था। इस सिलसिले में फरीदिया बज़्म अदब डोडा ने एक बाद में एक किताब निकाली थी, गालिबन नाम उसका जो था अनवार फरीदिया, तो उसमें जिक्र किया गया है उस मेरे बारे में, सफ़ा 103 पे शायद वो जिक्र किया है उन्होंने अखबार के बारे में और मेरे बारे में। तो उसकी पूरी तरतीब मैं किया करता था, और मेरा हौसला उस वक़्त बढ़ गया कि जब उस अदल इंसाफ के बहुत सारे मज़ामीन हिंद समाचार ने जो है छापना शुरू कर दिए। वहाँ से जब मैंने हिंद समाचार में वो जो मेरे लिखे गए उसमें शाया होते देखे, तो मेरा हौसला जो है काफ़ी बढ़ गया। और उसके बाद खताती मेरी चलती रही, लेकिन साथ साथ सहाफ़त भी चलती रही। और का एक सिलसिला तो बाद में कंप्यूटर वगैरह आ गए, क्योंकि गालबन 20वीं सदी के अवाखिर तक खताती जो है तकरीबन ख़त्म हो चुकी है अखबारों में, और उसके बाद कंप्यूटराइज शुरू हो गए। तो मैंने जो लास्ट अखबारात में तो मैंने किताबत जो है छोड़ दी, लेकिन मैंने एक किताब लिखी, लास्ट जो आखिरी जो मैंने लिखी थी वो गोनी साहब का जो गुलबांग कश्मीर, उसकी मैंने किताबत की थी। शायद बहुत सारे लोगों ने आप में से वो देखी होगी, पढ़ी होगी। और उसके बाद मैंने जो है अखबारात के लिए लिखना शुरू कर दिया। दिल्ली से अवाम जो शायद सदीकी साहब निकालते थे उसके लिए मैंने लिखना शुरू किया। और आपको ये भी बता दूं कि उसी ज़माने में मरहूम शुजात बुखारी साहब ने कश्मीर से वो इस पेपर के लिए लिखते थे, और मैं जम्मू से लिखा करता था। और उसके बाद जो है बहुत सारे दिल्ली के ही पेपर, एक इन दिनों नाम का अखबार था दिल्ली से, उसके लिए मैंने लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है इंग्लिश के भी कुछ पेपर्स थे बाहर के, उनके लिए मैंने लिखना शुरू कर दिया, और इस हौसला मिलता गया। और जम्मू में खास तौर पर मैं शुक्रगुजार हूं, अब तो इस दुनिया में नहीं है, जहानी ओम सराफ, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि
जम्मू कश्मीर में उर्दू सहाफ़त की बुनियाद ही इसी खानवादे ने डाली है। लाला राज सराफ जो जिन्होंने पहला अखबार निकाला था, जिसको हम मुकम्मल अखबार कह सकते हैं, रणबीर 1924 में जम्मू से, तो उनके फर्जंद लाला मुल्क राज सराफ थे। 2-3 साल पहले वो इस दुनिया से चले गए। उन्होंने मेरी काफ़ी हौसला अफजाई की, मेरी हौसला अफजाई करते रहे, और इस तरह मैं सहाफ़त को मैंने पूरी तरह बतौर पेशा अपना लिया। 2006 में बतौर कश्मीर उज़्मा का जब जम्मू एडिशन शुरू हुआ 2006 में, तो मुझे उसका रेजिडेंट एडिटर बनाया गया, और तहरीक बकाए उर्दू के जनरल सेक्रेटरी जाकिर मलिक साहब जो है, तो ये भी मेरे वहाँ पर साथी रहे हैं, काम करते रहे हैं हम इकट्ठे। बीच में जो है आना जाना लगा रहा, और 2015 में जो है उसके बाद कश्मीर उज़्मा से मैं निकल आया। उसके बाद जो है मैंने रोज़नामा उड़ान जम्मू से जो निकलता है इकबाल काज़मी साहब का, तो उसमें 1 साल तक 2018 तक मैं बतौर एग्जीक्यूटिव एडिटर काम करता रहा। और उसके अलावा जो मरहूम शुजात बुखारी साहब का, तो इसमें मैं यहाँ से जम्मू से काम करता था बतौर ब्यूरो चीफ। तो बदकिस्मती से शुजात बुखारी साहब हमारे दरमियान रहे नहीं, तो उस वाक़े के बारे में आप सबको इल्म है। तो उसके बाद वो बंद हो गया। तो बहरहाल ये मेरा एक मुख्तसर तारुफ था। अब चूंकि मेरा ताल्लुक जो है पेश, उसके मुतालिक थोड़ी बात करूँगा, और जो उर्दू खुशनवीसी है, जिसको किताबत भी कहा जाता है, उसके बारे में मैं कुछ, चूंकि मेरा ताल्लुक इन्हीं दोनों पेशों से रहा है। अगर हम देखें तो बरसगीर में उर्दू सहाफ़त 1822 में जामे जहानुमा से, ये कलकत्ता से सबसे पहले शाया हुआ, क्योंकि इससे पहले जो है 1780 में जो हकीज़ गैजेट जो है अखबार, सबसे पहले मतबूआ अखबार जो है बाज़ाब्ता शाया होना शुरू हुआ था 1780 में कलकत्ता से ही। और कलकत्ता से ही हमारा जो सबसे पहले उर्दू का अखबार निकला था वो था जामे जहानुमा। आज तब से आज तक जो है 192 साल, यानी लगभग अब 200 साल पूरे होने वाले हैं। तो पिछले 200 साल से उर्दू सहाफ़त ने कौन से उतार चढ़ाव देखे हैं, और आज जो है ये किस नहज पे चल रही है, इस वक्त मौजूदा इसकी सूरत हाल क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे हम। अगर देखा जाए तो उर्दू को ये फ़ख्र हासिल है कि पहला जो सहाफ़ी शहीद हुआ था जंग आज़ादी में, हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में, वो उर्दू का ही सहाफ़ी था, मौलवी मोहम्मद बाकर। दिल्ली उर्दू अखबार इनका था। 1857 के गदर में इन्हें जो है अंग्रेज़ों ने इन्हें मौत की सज़ा दे दी थी। तो पहले जो शहीद सहाफ़त हैं वो मौलवी बाकर थे, और वो हिंदुस्तान के ही थे। 1857 में जो कुछ हुआ उसके बाद ख़ास तौर पर जो अंग्रेज़ों का तमाम जो कहर था वो ख़ास तौर पर मुसलमानों पर और उर्दू सहाफ़ियों पर उतरा, क्योंकि अंग्रेज़ समझते थे कि उर्दू अखबारात ने जो है उनके खिलाफ बगावत में काफ़ी अहम रोल अदा किया है। तो काफ़ी बीच में फिर गैप 2-4 साल रहे, जिसके बाद जो है बहुत सारे अखबारात आहिस्ता आहिस्ता दोबारा शुरू हुए। और अगर 1947 तक देखें, जब भारत
हिंदुस्तान जो है आज़ाद हुआ और तकसीम भी हुई, तो अगर आप देखेंगे कि 1857 से लेकर, बल्कि हम 1822 से ही कहेंगे, 1822 से ज़्यादा से लेकर और 1947 तक सबसे ज़्यादा जो झेले हैं वो उर्दू सहाफ़त ने झेले हैं। सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों ने इन्हीं को निशाना बनाया। उसकी मैं वजह बताऊंगा। चूँकि हिंदुस्तान में उस वक़्त जो सरकारी ज़बान थी वो उर्दू थी, ज़्यादा बोली जाती थी, सरकारी ज़बान भी थी। जो अंग्रेज़ी अखबारात थे वो तो अंग्रेज़ों की ही बात करते थे। हिंदी अखबारात जो है या दूसरे जो मकामी इलाकाई ज़बानों में, तो वो कोई इतने मौसर नहीं थे। तो उर्दू ही एक ऐसी ज़बान थी कि जिसने सबसे ज़्यादा जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ वो सीना सिपर रहे और सबसे ज़्यादा जबर जो है उन्होंने झेला। और इसी दौरान में जो है बहुत सारे अखबारात, हालांकि शुरू में जो अखबारात थे वो तो चूँकि बाकी अखबारात में न सुर्खी का कोई सिलसिला होता था, बाकी चीज़ें भी नहीं होती थी, तो वो कोई अलग चीज़, उर्दू में भी वैसा ही होता था। लेकिन उसके बाद जो है उर्दू अखबारात में जो है एक तरह का इनकलाब भी आया 1857 के बाद। जो जदीद, जो हम ये कहेंगे कि जदीद सहाफ़त जो है, तो उसकी तरफ भी जो है 1857 के बाद 1858 में जो पहला उर्दू रोज़नामा वो भी कलकत्ता से निकला था, गाइड। और उसके बाद दूसरा रोज़नामा पंजाब जो है वो लाहौर से निकला। 1866 में सर सैयद का अखबार जो था साइंटिफिक सोसाइटी, ये एक तामीरी सहाफ़त का सिलसिला अगर हम देखेंगे तो शुरू यहीं से हुआ था। साइंटिफिक सोसाइटी जो सर सैयद अहमद खान ने निकाला था। और फिर इंग्लिस्तान से वापस आकर उन्होंने पहला एक इल्मी जरीदा निकाला था, तहज़ीबुल इखलाक। आप सब जानते हैं कि तहज़ीबुल इखलाक ने जो कितना बड़ा रोल अदा किया हुआ है, ख़ास तौर पर मुसलमानों की इस्लाह, इनमें तालीम आम करने के लिए और इनको इस तरफ राग़िब करने के लिए इन्होंने कितना काम किया है तहज़ीबुल इखलाक ने। और उसके बाद जो है बहुत सारे अखबारात निकलते रहे, बल्कि इसमें जो आपको मैं बता दूं कि हाँ, उसके बाद 1903 में, क्योंकि अगर सहाफ़त की पूरी हम तारीख बताएंगे तो ये तो कई दिन इस पर बात करते रह सकते हैं हम और हज़ारों सफ़े इस पर लिख सकते हैं हम। लेकिन मैं इसमें मुख्तसर चीज़ें बताऊंगा कि कब उर्दू सहाफ़त जो है कब जो है इसमें एक नई जहत दी गई। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये जो ज़मींदार अखबार निकला था 1903 में, 1903 में ज़मींदार अखबार निकला, इसने जो है एक नई जहत दी, एक नया मोड़ दिया। क्योंकि ये पहला अखबार था जिसने राइटर्स जो एक खबरसां एजेंसी है, तो इसको सबसे पहले इन्होंने सब्सक्राइब किया। क्योंकि उस वक्त तक अभी तक रात का जो निकलते थे तो उसमें ये रवाज कम ही था, बल्कि नामा निगार भी जो है वो बहुत कम रखे जाते थे। लेकिन इन्होंने सबसे पहले जो न्यूज़ एजेंसी जो है खबरसां एजेंसी, उसको अपना मतलब वो उससे खबरें लेनी शुरू की। और इसका नतीजा ये निकला कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग ताज़ा तरीन खबरें हासिल करने के लिए जो अखबारात की तरफ आए और इसको ज़मींदार को पढ़ने लगे। ये बीच का जो अरसा है 1858 से लेकर और 1903 तक, या उसके बाद में जो बहुत सारे मौलाना आज़ाद का जो अल हिलाल और अल बलाग, आप सब जानते हैं कि कितना बड़ा रोल रहा है इनका। और ये दोनों अखबार जो है दोनों दफ़ा
अंग्रेज़ों ने उस वक्त, चूंकि मौलाना आज़ाद खुद सियासी थे और ये दोनों अखबारात सियासी थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ जम के लिखते थे, तो इन दोनों को जो है वो बंद होना पड़ा, क्योंकि इनको जो है 2 बार जमानतें इनसे मांगी गई और दूसरी बार जो अलबलाग के लिए जब जमानत मांगी, इनके पास इतनी रकम नहीं थी, तो वो जो है उन्हें बंद करना पड़ा। फिर मौलाना, ये जो अली बरादरान का, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का हमदर्द, उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत बड़े एक उन्होंने एक अपना किरदार अदा किया है। तो ये चंद अखबारात की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन 1947 यानी आज़ादी से पहले तक उर्दू सहाफत अपने अरूज को पहुंच चुकी थी। इस दौरान जमींदार या बहुत सारे लोग शायद जो 50-60 से ऊपर हैं, उन्होंने अखबारात पढ़े होंगे। प्रताप और मिलाप हुआ करते थे। हालांकि उनमें से एक तो ये इनका आर्य समाज के थे वो। लेकिन अगर आप उन अखबारात का मयार देखेंगे, अगर किसी के पास कोई कापी हो या कहीं पर वो अवेलेबल किसी लाइब्रेरी वगैरह में होंगे, अगर आप उनमें देखेंगे कि ज़बान का क्या मयार था, जो मज़ामीन जो है उनका इंतखाब किस तरह का था, खबरों का इंतखाब किस तरह का था, उसमें सुर्खियां जो है किस तरह की लगती थी उस ज़माने में। हालांकि उनके पास इतने वसाइल नहीं थे, लेकिन उर्दू अखबार जो है, उर्दू सहाफ़त जो है उस वक्त अपने पूरे अरूज पर थी तकसीम के वक़्त। बदकिस्मती से तकसीम के वक़्त बहुत सारे अखबारात यहाँ से दिल्ली से जो है उन्हें उस तरफ, जो लकीर के उस तरफ या इस सरहद के उस तरफ मुंतकिल होना पड़ा, और बहुत सारे जो है वहाँ से आ गए जिनमें प्रताप और मिलाप भी थे, वो उन्हें भी यहाँ आना पड़ा। जलंधर से वो शाया होते रहे, बाद में कुछ अरसा दिल्ली से भी होते रहे और आहिस्ता आहिस्ता बंद होते रहे। 47 के बाद अगर हम भारत की बात करेंगे, हिंदुस्तान की बात करेंगे, तो बहुत सारे अखबारात निकले, मयारी अखबारात थे। इसमें अभी भी जो हमारे इस वक्त चल रहे हैं, या साउथ से जो हैदराबाद से सियासत निकलता है, औरंगाबाद टाइम्स है, या बहुत सारे अखबारात हैं। दिल्ली से जो कौमी आवाज़ गालिबन 1944 में शुरू हुआ था, कांग्रेस का अखबार था, नेशनल हेराल्ड ट्रस्ट का, जवाहरलाल नेहरू की आधारित में शुरू हुआ था, और फिर बदकिस्मती से वो भी शायद कोई 20 साल कबल जो है बंद हो गया। और मुझे याद है कि बहुत सारे हम जो उस वक़्त सीख रहे थे सहाफ़त, हमने बहुत सारी सहाफ़त सीखी है कहाँ से? कौमी आवाज़ से। कौमी आवाज़ की ज़बान का मयार इतना ऊंचा था, और ख़ास तौर पर जो अदारिये उसमें लिखे जाते थे, मरहूम जो हयातुल्लाह अंसारी साहब और इशरत अली सदीकी साहब, उनके जो अदारिये थे वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखते थे, और सच माने तो हमने उनसे जो है बहुत कुछ सीखा है। ज़बान जो है हमने वहाँ से सीखी है, हमने वहाँ से सीखा है उनसे। उसके बाद अखबार इस वक्त भी हैं। अगर हम देखेंगे, अगर हम एदाद तो शुमार की तरफ जाएंगे, तो इस वक्त हिंदुस्तान में इस वक्त हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा अखबारात जो निकलते हैं वो उर्दू में निकलते हैं। अंग्रेज़ी तीसरे नंबर पर है, यानी इनमें रोज़नामा हैं, इनमें हफ्त रोज़ा हैं, सह रोज़ा हैं, या माहाना हैं। तो इन सब में जो है हिंदी के बाद उर्दू जो है दूसरे नंबर पर है। उर्दू दूसरे नंबर पर है, अंग्रेज़ी तीसरे नंबर पर है। और फिर उर्दू जो है सिर्फ 3 ज़बानों, यानी अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू, ये 3 ज़बानें जो हैं स्टेट, तकरीबन हर स्टेट में। और उर्दू जो है, ये भी मैं बताऊंगा, उर्दू में इस वक्त जो 20 से ज़्यादा रियासतें हैं,
जहां पर उर्दू का कोई ना कोई अखबार या जरीदा इस वक्त भी निकलता है, और फिर जो बाकी यूनियन टेरिटरीज हैं वहां भी मिलेगा। ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात है, पाकिस्तान तो खैर वहाँ की सरकारी ज़बान ही उर्दू है, लेकिन फिर पूरी दुनिया में जो है अगर आप देखेंगे, सऊदीया से जो है बहुत उम्दा अखबार, उर्दू अखबार, आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा उसको, उर्दू अखबार निकलता है, बल्कि कई शहरों से, वो रियाद से भी शाया होता है, जद्दा से भी शाया होता है, 3 शहरों से वो गालबन निकलता है। तो बहुत अच्छे अखबारात, और तादाद भी बहुत ज़्यादा है, उर्दू तादाद बहुत ज़्यादा, उर्दू पढ़ने वालों की भी तादाद बहुत ज़्यादा है। लेकिन बदकिस्मती से अगर हम तादाद को देखेंगे तो फिर तो हमें मायूस होने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जब मयार की तरफ बात आएगी तो अगर हम देखेंगे कि हमारे जो मयार नीचे आ गया हुआ है, काफ़ी नीचे आ गया हुआ है। अगर हम उसके साथ मुवाजना करेंगे 1947 से, या 47 को छोड़ लीजिए, अगर हम 47 के बाद 70 तक भी मुवाजना करें तो आज हमारा मयार जो है बहुत नीचे आ गया हुआ है। अभी मैं यहाँ इरफान आरिफ साहब का ये कमेंट्स देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि लोग अखबारात की ज़बान को या उसके इमले को मयार समझते हैं, लेकिन उसमें जो है उसकी हालत क्या होती है, बिल्कुल मैं खुद मानता हूँ इस चीज़ को, और इसका मैं शाहिद भी हूँ, शायद हमसे भी हो जाती हैं। देखिए, किसी भी ज़बान, किसी भी जिंदा ज़बान के लिए दो ये चीज़ बहुत अहम होती है, और ख़ास तौर पर उर्दू की। बदकिस्मती से जो शायद जिनकी फिर बताऊंगा कि 50 से ज़्यादा उम्र है, तो उन्हें याद होगा कि जब स्कूल में पढ़ते थे तो तख्ती लिखाई जाती थी। बाद में जो है अंग्रेजी की देखा देखी तख्ती का रवाज हो गया, और आज अगर आप देखेंगे कि छोड़िए खताती तो एक अलग ही एक फन है, लेकिन खुशखती जिसको हम कहेंगे, तो आज बहुत सारे लोग ऐसा लिखते हैं कि जो खुद बाद में उनसे भी नहीं पढ़ा जाता है। हालांकि अगर आप देखेंगे, मैंने ये देखा है कि बहुत सारे हमसे पहले के जो पुराने लोग थे, किसी की तालीम शायद दूसरी या तीसरी तक, वो तीसरे दर्जे तक पढ़ा था या चौथे दर्जे तक पढ़ा था। मैं आपको बताऊंगा, मेरे वालिद साहब खुद 8वीं तक पढ़े हुए थे, लेकिन उनका इमला, उनकी वो जो खुशनवी सी, बहुत सारे लोग जो है मैंने उनका देखा है कि उनका लिखा हुआ किस तरह का जो है वो खुशखत हुआ करता था। उर्दू की एक खासियत यही है, एक तो इमला, और दूसरा बाकी चीजें तो खैर अपनी जगह हैं, उनका कोई उनसे जो इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जो बुनियादी चीज है वो है इमला, इमला की दुरुस्तगी, और खुशखती। खुशनवीसी नहीं कहूंगा क्योंकि वो एक अलग से फन है, लेकिन खुशखती, ये दो चीजें जो हैं बुनियाद, दोनों जो हैं अब आहिस्ता आहिस्ता नापीद होती जा रही हैं। देखिए, इसमें मैं किसी को कसूरवार, किसी एक को नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि किसी भी जबान को बनाने के लिए वो कोई तबका नहीं होता है या कोई मखसूस लोग नहीं होते हैं। इसमें सारे लोग हैं। अदीब अपना काम करता है, शायर अपना काम करता है, सहाफ़ी अपना काम करता है, अंजमनें बनती हैं, उनका अपना काम है। लेकिन बुनियादी चीज़ जो है कि जब हमारा बच्चा प्राइमरी स्कूल में दाखिल होता है तो उसका जो है वहाँ से उसकी बुनियाद ही कमज़ोर रहती है। नतीजा ये निकलता है कि आज बहुत सारे लोग उर्दू में उन्होंने मास्टर्स भी कर ली, उन्होंने पीएचडी भी कर ली है, लेकिन इमला की गलती उनसे भी हो जाती है। और कई बार हम लोगों को मतलब खुद कोफ्त होती है कि भाई ये लिख क्या रहे हैं, ये इमला का क्या हाल हो रहा है। आइन और की नहीं है, जे और जाल में कोई फर्क ही नहीं है, त्वाई और ते में कोई फर्क ही नहीं है। तो ये चीजें जो हैं ये बुनियादी चीजें थी। इसमें जो है इस वक्त नतीजा ये निकला है कि अगर बेशतर उर्दू अखबार चंद एक हैं बचे हुए जहां पर इसकी तरफ तवज्जो दी जाती है, या
एक और कमी भी है, एक खामी है कि उर्दू अखबारात में बहुत कम प्रूफ रीडिंग का रवाज है, क्योंकि वो रखते ही नहीं है। तो वो जो प्रूफ रीडिंग न होने से, या जो रिपोर्टर है या दूसरा है उसको उसके इमला में कमजोर होने की वजह से वो जो छप जाता है, लोग उसी को मेयार समझते हैं, आम लोग उसी को मेयार समझते हैं। और आज जो है हमारी हालत ये हो चुकी है कि आज वो चीज़ ही नहीं रही कि कहाँ उस्ताद जो है पीट पीट कर ऐन और अलफ की आवाज़ में जो है फ़र्क करवाते थे, जे और जाल की, काफ और कीफ की आवाज़ में फ़र्क करवाते थे। आज वो चीज़ ही नहीं रही है। मैंने खुद देखा है कि फारूक अब्दुल्ला को एक दफ़ा जो है कीफ से लिखा था, फारूक कीफ से लिखा था, तो वो ये, हाँ फारूक, हाँ दो चश्मी फे से लिखा हुआ था। यानी ये हालत पहुंच गई है हमारी। इसके लिए जो है, अगर जो लोग जिनके दिल में दर्द है उर्दू के बारे में, उन्हें कम अज कम इस तरफ आना चाहिए। उन्हें जो आपको अदा करना है, लेकिन सबसे पहले जो बुनियादी तौर पर जब बच्चा स्कूल में दाखिल होता है वहां से शुरू होगा। अगर उसकी बुनियादी तालीम जो है, यानी हमारी जो प्राइमरी जो होती है, इब्तदाई तालीम है, वहाँ कमी रह जाएगी, इब्तदाइया में उसकी कमी रह जाएगी, फिर सानविया में जाकर हम उस कमी को पूरा नहीं कर सकते हैं। मुझे याद आ रहा है, आन जहानी कालरा साहब प्रोफेसर थे जम्मू यूनिवर्सिटी में, तो भाई एक दफ़ा इत्फाकन उनसे ट्रेन में मुलाकात हो गई, दिल्ली जा रहे थे वो भी, तो इत्फाकन वो भी बैठे हुए थे, तो बात चल पड़ी उर्दू की। उन्होंने एक चीज़ बताई थी, और वाकई उन्होंने जो बताया कि उन्होंने कहा कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो बच्चे आते हैं, मुझे 6 महीने तो उन्हें लिखाने ये सिखाने में, इमला बताने में और मुखारिज बताने में जो है मुझे लग जाता है, 6 में लग जाते हैं। तो फिर ये कमी जो है दूर किससे होगी? ये हम सब से मिलके होगी। हम सब जब कोशिश करेंगे तो तभी ये चीज़ हो पाएगी, वरना इसके लिए जो है ना कोई कहीं और से आने वाला। पहले आप जानते हैं कि उर्दू के कितने दोस्त, कितने लोग हैं। हर शख्स ये चाहता है कि ये जो है किसी न किसी तरह से सारे कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी इस ज़बान को जो है तरक्की और तजवीज़ करें, लेकिन उसके लिए जो है हमें अमली तौर भी दिखाना होगा कि हमने क्या करना है, जिससे जो हो पाता है। ये नहीं है कि एक उस्ताद जो है उसको अपना काम करना है, एक साहबी को अपना काम करना है, सबको अपना काम करना है। मुसीबत ये मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ किसी ने एक निशानदेही की थी कि उर्दू में जो इस वक्त हमारे ये जो इमला की गलतियां हैं, तो इसको जो है कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। देखिए, हम लोग, मुसीबत ये है कि अगर किसी अखबार में आपने देखा होगा, इंडियन एक्सप्रेस में उनको, या बहुत सारे दूसरे अंग्रेजी अखबारात में, जो हमारे जो सो कॉल्ड नेशनल पेपर्स जिनको हम कहते हैं, कौमी अखबारात होता है, लोग उनसे जो स्पेलिंग की गलतियां हुई होती हैं वो उनकी निशानदेही करते हैं, और दूसरे दिन वो खुद उसमें अपने उस कॉलम में छाप देते हैं कि ये जो है हमसे ये गलती हुई थी, दूसरे की भी और अपनी भी वो गलतियां छाप देते हैं। लेकिन यहाँ जो है हमारी ये मुसीबत ये है कि हम कभी निशानदेही नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों हम डरते हैं। अगर हमारे दिल में उर्दू का दर्द है, हम चाहते हैं कि इसका जो है इस वक्त इसका जो है मयार, हम इसका जो एक ताबनाक जो एक माजी रहा है, हम उसकी तरफ इसको लें, तो हमें उसकी निशानदेही कर, चाहे वो अखबार, एक सहाफ़ी कर रहा है, अखबार कर रहा है, एक अदीब कर रहा है। अदीब तो करेगा नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये जो अदीब होता है तो उससे तो कम से कम ज़बान पे जो है काफ़ी दस्तरस्त होती है। एक बदकिस्मती ये है कि हमारे इरफान आरिफ साहब एक बात कह रहे हैं कि हर तीसरा आदमी सहाफ़ी बना हुआ है। क्या कोई असनाद देखी जाती हैं? देखिए, सहाफ़त के लिए कोई
सनद नहीं देखी जाती है। आजकल तो इसके लिए बाकायदा एक तरबती कोर्स वगैरह है, लेकिन जो पहले थे, हमारे ये बताऊंगा कि हमारे सोफी साहब जो थे, उन्होंने कहाँ से सनद हासिल की थी सहाफत की। या सबसे बड़ा हमारा नाम जो है वैद भसीन साहब है, उन्होंने कहीं से कोई सनद हासिल नहीं की थी। सहाफत के बारे में जो एक आम बात कही जाती है वो ये है कि पहली चीज तो ये है कि वो लिखना जाए, अंग्रेजी में कहते हैं फ्लेयर फॉर राइटिंग, उसको लिखना आना चाहिए। और फिर जिस पर लिख रहा है मुकम्मल जानकारी होनी चाहिए, और फिर जिस जबान में लिख रहा है उस जबान पर भी उसको दस्तरस होनी चाहिए, तभी जाकर वो जो है सहाफी बन सकता है। हालांकि आजकल तो जो हमारे अंग्रेजी के अखबारात हैं या यहाँ तक कि हिंदी के अखबार, देखिए वो वहाँ बगैर सनद के कोई नहीं लेता है। ये हमारे उर्दू में ही अब रवाज पड़ गया हुआ है कि हर शख्स जो है आजकल तो ये जो हमारा जिसको हम कह रहे हैं ये आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या आजकल जो है फेसबुक पेज बने हुए हैं, बहुत सारे पोर्टल्स बने हुए हैं, किसी के भी हाथ में एक मोबाइल ले लेता है और जाकर तो वो शुरू हो जाता है कि मैं तो सहाफ़ी हूँ। और फिर जब वो बोलता है तो आप ज़रा बगौर सुनिएगा कि वो बोलता क्या है। उसकी उर्दू की ज़बान की वो जो है वो उसकी जो है मिट्टी पलीद कर रहा होता है। या सहाफ़त की भी, ये नहीं है कि सिर्फ ज़बान की ही, सहाफ़त की भी, इस पेशा सहाफ़त की भी। अब ये चीज़ तो खैर हम और आप तो इस चीज़ को, ये तो सरकारी सतह पर ही हाँ, हम एक चीज़ तो कर सकते हैं कि उन्हें जो है उनकी गलतियों की हमें निशानदेही हम कर सकते हैं, जो कि हम कर नहीं रहे हैं। क्योंकि हर एक को हम में से हर एक को डर है कि काल जी अगर हम इसकी गलती की निशानदेही करेंगे तो ये न मालूम क्या हमारे बारे में बोल देगा। तो इसलिए हमें इस चीज की तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। अगर उसी तरह जो है एक अहम नुक्ता ये है कि उर्दू अखबारात, हालांकि मैं ये भी नहीं कहूँगा कि रियासत में जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर, मुल्क की सतह पर अभी भी हैं, कुछ बचे हुए हैं अभी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है उनका भी आगे क्या हाल होगा, क्योंकि नई नई नस्ल वो इसकी तरफ आ ही नहीं रही है। हकीकत भी ये भी एक, मैं आपको एक एक तल्ख हकीकत है ये, कि नए नौजवान जो हैं वो सहाबत की तरफ आते ही नहीं हैं, खास तौर पर उर्दू सहाबत की तरफ आएंगे भी तो कोशिश ही उनकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जरा वो थोड़ा इससे जितना इसमें करना पड़ता है उसमें दौड़ धूप तो ज्यादा हो सकती है, लेकिन जितना प्रिंट जो है एक प्रिंट मीडिया में उतना वहां नहीं करना पड़ता है। तो उनकी भी पहली दौड़ जो होती है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चले जाएं या फिर अंग्रेजी सहाफत में, उर्दू की तरफ आता कोई नहीं है। इसका मयार जो है हमने खुद ही कम कर दिया हुआ है। अब इसमें क्यों नहीं आते हैं वो नई नस्ल जो है नौजवान, ये एक जमाने में सहाफत जो थी वो एक मिशन हुआ करता था, अब ये मिशन नहीं रह गया है, अब तो ये बाज़ाब्ता एक कारोबार है। हमें ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि ये जो है इस वक्त एक कारोबार है। और जिसने भी अखबार निकाला हुआ है, क्योंकि ये बात भी सही है कि आज तो एक अखबार निकालने के लिए पहले करोड़ों का सरमाया चाहिए आपको, एक अखबार निकालने की बात है। और उसी वक्त पुराने, वो अलग बात है कि पुराने ज़माने में कोई भी जो है वो डिक्लेरेशन ले लेता था अपने तौर से, लिथों में कई हमने देखे हैं कि खुद ही लिखते थे, वो खुद ही किताबत भी करते थे और लिथों में छाप लेते थे। और आज वो चीज़ नहीं है। आज तो एक तो कंपटीशन का ज़माना है, तो अगर हम इसको मिशन हम कहेंगे कि अब ये जो अखबार निकालेगा और वो सिर्फ इसको एक मिशन के तौर पर निकालेंगे तो वो शायद एक दिन भी नहीं निकल पाएगा, दूसरे दिन बंद हो जाएगा, क्योंकि उसका खर्चा कहाँ से लाएगा वो। लेकिन साथ में ये भी है कि हर सहाफ़ी ये चाहता है जब वो दूसरी ज़बानों में जो उसके जो आसपास लोग होते हैं हिंदी से अंग्रेज़ी से जुड़े हुए, उन्हें जो है एक अच्छी खासी तनख्वाहें भी मिलती हैं, सब कुछ उन्हें सहूलियात मिलती हैं। तो ये उर्दू वाला जो है एक, जब उसने
20 साल अगर तालीम हासिल करने के लिए या तरबियत हासिल करने के लिए उसने सहाफत में, तो वो जब यहाँ आएगा तो वो किस लिए आएगा? जब उसको आखिर उसको घर बार भी चलाना है, उसको कल को जो है बच्चे भी पालने हैं, तो वो कहाँ से पालेगा? दोनों तरफ खामियां हैं, दोनों कमजोरियां हैं, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज दोनों तरफ करना पड़ेगा। मालकान जो है अखबारात के हैं, जो लोग अखबार निकालते हैं, उन्हें भी, और जो लोग आएंगे आगे उनको भी, दोनों ही काम करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज दूसरे को अकोमोडेट करना पड़ेगा, तभी ये जो कश्ती आगे चल सकती है। वरना जो इस वक्त हालत है उर्दू सहाफत की, देखिए मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त पिछले 20 साल में, आज से 20-30 साल पहले हिंदुस्तान में पहले नंबर पर अंग्रेजी थी, दूसरे नंबर पर हिंदी थी, और अंग्रेजी से बहुत आगे चली गई हुई है। उसकी वजह क्या है कि अंग्रेजी सहाफत जो है, ये हिंदी सहाफत है, उसने अपने आप को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढाल दिया, और वो चीज़ जो है उर्दू में नापेद है इस वक्त। देखिए आज का कारी, खबर तो उसको कहीं से भी मिल जाती है, दूसरी जगह भी मिल जाएगी उसको, बासी खबरें वो क्यों देखेगा? हाँ, अब देखिए आपने, मैं बताऊंगा आपको, अंग्रेजी या हिंदी में भी अब ये शुरू हुआ है कि नुमाइंदे रखे हुए हैं, कोई भी खबर जो है वो तो टीवी में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पहले ही आ गई हुई है। अब वो किस ढंग से, उसका कौन सा पहलू जो है, यानी जिसको बोलते हैं न्यूज बिहाइंड दी न्यूज, खबर के पीछे क्या खबर है। आजकल आपने देखा होगा तमाम अखबारात में, जो बड़े बड़े अखबारात हैं, उसमें वो चीजें आती हैं। खबर अब वो जो एक रह गया है खबर, और एक शायद मुझे याद है कहीं पर मैंने ये बात और बोली थी कि जो पुरानी एक डेफिनेशन है इसकी, जो तारीफ हुई है खबर की, वो ये है कि कुत्ता जब इंसान की टांग पकड़ ले, वो मतलब खबर नहीं है। खबर तब है कि जब इंसान कुत्ते की टांग पकड़ ले। लेकिन मैं समझता हूं कि ये तारीफ अब खत्म हो चुकी है। आज न वो खबर है न वो खबर है। अब ये है खबर कि कुत्ता जब सोया हुआ रह जाए तो वो खबर है। कुत्ता अगर इंसान की टांग पकड़ ले वो खबर नहीं है, कुत्ते की टांग पकड़े वो खबर है। हाँ, वो सोया हुआ रह जाए वो खबर है। आज सारा चेंज हो गया है निजाम। और अंग्रेजी अखबारात ने, हिंदी अखबारात ने, या यहाँ तक कि इलाकाई अखबारात आप देख लीजिए, हमारे साफ साउथ इंडिया के अखबारात, मलयालम मनोरमा को आप देख लीजिए, यहाँ से बाकी जो है इनेडो जो निकलता है, तेलुगु में निकलता है, या बाकी ज़बानों में अखबारात देख लीजिए, गुजरात में निकलते हैं, गुजरात समाचार वगैरह, तो उनका मयार आप देख लीजिए। और उसमें सिर्फ खबर ही नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए आज का है, आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने हर तरह के जो उसका जोक, उसका जो उसकी पसंद है, उसको आपने रखना है। आज का रीडर जो है, नौजवान जो है, या तो वो स्पोर्ट्स पढ़ेगा, खेल कूद वगैरह, आपने उसका भी ध्यान रखना है, या वो जो है वो तफरी, सैरो तफरी वो पढ़ेगा, आपने उस चीज का भी ध्यान रखना है। एक किसान जो है वो ज़राअत और इसके बागबानी के बारे में जानना चाहेगा, आपने उसका भी ध्यान रखना है। आपने सिनेमा का भी ध्यान रखना है, आपने तिजारत का भी ध्यान रखना है, आपने सियासियात में भी, आपने माशियात का भी, आपने इक्तिसादियात का भी, इन सब का आपने ध्यान रखना है। तो आप मुझे बताइए कि उर्दू अखबारात में ये चीजें पाई कहाँ जाती हैं? देखिए अदीब लोग जो हैं हमारे, शोरा जो अदीब हैं, तो वो तो अपना रोल निभा रहे हैं, इस वक्त भी निभा रहे हैं। लेकिन हर आदमी जो है शेर व शायरी या अफसाना या ये चीजें नहीं पढ़ता है, वो अपना रोल निभा रहे हैं।
शायर और अदीब अपना रोल निभा रहे हैं, लेकिन क्या बाकी लोग, क्या डॉक्टर अपना रोल निभा रहा है कि वो बतौर डॉक्टर जो है वो लिखे, अखबारात में लिखे, और वो उर्दू में लिखे, उर्दू कारी जो है उसको पढ़े? क्या एक माहिर इक़्तिसादियात जो है उर्दू में लिख रहा है ताकि जो कोई बच्चा या कोई दूसरा शख्स जो है इक़्तिसादियात के बारे में कोई मालूमात हासिल करना चाहता है, तो क्या हमारे यहाँ लिखने वाला है इक़्तिसादियात पर? क्या तिजारत पर कितने लिखने वाले लोग हैं हमारे पास? माशियात पर कितने लिखने वाले लोग हैं हमारे पास? तारीख पर कितने लिखने वाले हैं हमारे पास? बहुत कम, लिखता ही कोई नहीं है। सारा आ गया हुआ है किस पर कि भाई एक खबर, सारे अपना रोल निभा रहे हैं, बाकी लोगों को भी अपना काम करना होगा, तभी तो एक मुकम्मल अखबार होगा। आप कोई भी अंग्रेजी का अखबार उठाकर देख लीजिए या हिंदी का अखबार उठाकर देख लीजिए, उसको देख लीजिए और जरा फिर आप अपना बनाइए। हालांकि आज हमारे यहाँ अखबारात में मतलब कि मैं खास तौर पर लेना चाहूँगा कश्मीर उज़्मा का। कश्मीर उज़्मा जब शुरू हुआ तो उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक नई जहत दी, ये बात चाहे कोई तस्लीम करे या न करे, लेकिन उन्होंने एक नई जहत दी उसमें, और उसके बाद जो है फिर दूसरे अखबार भी निकले तो उन्होंने भी उस तरह से लाया। लेकिन अभी भी बहुत कमी है, अभी भी बहुत कमी है, क्योंकि दिन ब दिन मुझे याद है कि जम्मू में जिस वक्त हम ये कश्मीर थे, हम ये जाकिर मलिक भलेसी साहब को याद होगा, तो उर्दू के लोग हमें मिलते ही नहीं थे, सब एडिटर नहीं कोई मिलता था। या आज भी देखिए सब एडिटर का, अगर जिन लोगों को मालूम होगा कि सब एडिटर का रोल कितना बड़ा होता है, अखबार की जान सब एडिटर है। जो रिपोर्टर खबर भेजता है उसको पढ़ने के काबिल कारी तक जब पहुंचाता है तो वो ही लाता है। इमले का असल में देखिए रिपोर्टर पर इतना नहीं होता है। रिपोर्टर के बारे में आमतौर पर यह है कि भाई वो तो एकदम से वो उसको तो खबर मिली और उसको पहुंचानी है, तो उससे गलती हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा काम जो है वो तो सब एडिटर का है। जो डेस्क पे बैठा हुआ है उसने खबर को, हो सकता है कि बेतरतीब होगी, उसको तरतीब में लाना है, उसके जो कवायद जवाबत हैं खबर के उसके मुताबिक उसको लाना है, और उसका जो इमला जबान उसकी दुरुस्तगी उसके सर है सब एडिटर के। तो आप मुझे बताइए कि कितने सब एडिटर हमें यहाँ जो है जम्मू में मिल जाएंगे। हमें जम्मू की बात करूंगा, कश्मीर में मिल जाते हैं, फिर भी कितने लोग मिल पाते हैं? या सिर्फ यहाँ जम्मू की या कश्मीर की ही नहीं बात करूं, आप दिल्ली में चले जाइए, आप लखनऊ में चले जाइए, बहुत कम मिल पा रहे हैं। हम लोग सारे हम चाहते तो हैं कि उर्दू अखबारात जो है, उर्दू का मयार बुलंद हो, उर्दू अखबारात का सबसे देखिए, अगर हम बोलने वालों तो बहुत लोग बोलते हैं अखबार, ये उर्दू जो है बहुत लोग बोलते हैं, लिखते कितने लोग हैं? खाली बोलने से जो है, हमारी बहुत सारी बोलियां हैं, मैं भी एक खुद बोली बोलता हूं, वो अलग बात है, बोलना अलग है, लेकिन जब वो आया जाता है तो वो तो असल चीज है। और जब लिखने वाले नहीं होंगे, उर्दू बोलने वाले होंगे, आप पंजाब में जाइए, उसको हिंदी कौन कहता है? जो पंजाब में हिंदी बोली, या जम्मू में भी है उन जिसको मतलब बेलाशक उसको देवनागरी लिपि में लिखते हैं वो, लेकिन वो हिंदी नहीं है। अगर हिंदी आपने देखनी होगी, मध्य प्रदेश में चले जाइए, आप झारखंड में चले जाइए, आप बिहार में चले जाइए, तो वहां जो है उस हिंदी में, और मुझे एक मर्तबा मेरे एक दोस्त हैं पंजाब के, उन्होंने खुद मुझसे मुझसे कहा था उन्होंने कि भाई हमारे यहाँ जो ये हिंदी बोली जाती है, ये हिंदी नहीं है, ये उर्दू है। दिल्ली में कौन सी हिंदी बोली जाती है? वहां उर्दू बोली जाती है, लेकिन वो चूंकि लिखते ही नहीं है तो इसलिए हिंदी के खाते में ही आ जाती है। तो जब तक हम लिखना और सही लिखना, इसका जो इसकी जान है, इसका इमला, तो जब हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे तब तक ये चीजें नहीं होने वाली हैं। और यहाँ एक सवाल पूछा जा रहा था कि नए जो आ रहे हैं इस पेशे में, खासकर उर्दू सहाफत में, तो उनके लिए वो जो तालिब इल्म है, देखिए उनके लिए सबसे बड़ा पैगाम तो ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, किताबें पढ़िए,
आजकल एक बदकिस्मती से बहुत कम लोग जो हैं पढ़ते हैं। हमसे पहले लोग तो वो तो ज़्यादा किताबें पढ़ते थे। आजकल जो है सिर्फ जो निसाब है उससे बाहर कोई निकलता ही नहीं है, और उसके बाद जब बहुत मुश्किलात पेश आएंगी। हाँ, मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सहाफ़ी तो हैं, बल्कि वो उनको अगर कहा जाए तो उनको रिपोर्टर कह सकते हैं। रिपोर्टर हम उन्हें कह सकते हैं। उन्हें दूर का क्या, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसका उसका हदूद अरबा उन्हें मालूम नहीं है, या कौन सा गांव कहाँ पर है, या कौन सा तहसील किस तरफ है, पूरे सूबे की तो बात ही नहीं है। तो जब वो लोग सहाफत करेंगे तो उसका नुकसान ही होगा। एक सहाफ़ी के लिए जो नौजवान आ रहे हैं, हमारे नई जो नस्ल आएगी इसमें, सब इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताऊंगा कि जितना लिटरेचर पढ़ सकते हैं, जितनी शेर व शायरी पढ़ सकते हैं, जितनी किताबें उर्दू में पढ़ सकते हैं या किसी भी ज़बान में, वो पढ़े, अपनी मालूमात में इजाफा करें। और उर्दू में पढ़ेंगे तो जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना वो इस पर अदब, उर्दू अदब पढ़ेंगे, जितना शेर व शायरी पढ़ेंगे या बाकी किताबें पढ़ेंगे, यहाँ तक कि अगर इस पर मज़हब पर भी अगर पढ़ेंगे, उतना ही उनकी उर्दू सही होती जाएगी, उतना ही उनका जो है इमला भी दुरुस्त होता जाएगा, उतना ही उन्हें जो है तजर्बा हासिल हो। जब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें मालूमात कैसे मिलेंगी, हम लिख कैसे पाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस उम्र में भी आज भी मैं सीखता हूं, उर्दू सीखता हूं। और यहाँ मेरे एक वो भी कुलीग रहे हैं, मेरे रफ़ीक रहे हैं, साफ़ती रफ़ीक मोहम्मद इसाक आरिफ साहब। मैं ख़ास तौर पर इनका बहुत एहतराम भी करता हूँ। तो इन्हें मैं एक मर्तबा मैं इनसे वही कि मैंने कुछ अल्फाज तो इनसे सीखे, कुछ इस्तिलाहें मैंने इनसे सीखी हैं, मैंने इनसे सीखी हैं बहुत सारी। मेरे एक और अजीज़ हैं, हालांकि उर्दू के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, वो लेक्चरर हैं, हमारे बहुत सारे लोग उन्हें जानते होंगे कश्मीर से, डॉक्टर वकार बुखारी साहब। इस वक्त वो भी सहाफ़त से पहले तो वो कश्मीर उज़्मा में ही थे, और बहुत आला पाए के वो सहाफ़ी भी हैं। तो बाद में वो चूँकि चले गए, इस दर्स तदरीस में चले गए, तो इस वक्त वो नहीं है, लेकिन आज भी उनसे राबता है। और हम लोग जो है कई कई दिन जो है किसी लफ्ज़ को लेकर या किसी इस्तिलाह को लेकर बहस करते हैं। सीखने की कोई उम्र में कोई शर्म की बात नहीं होती है। नौजवान अजीज जो इस ना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले जो है अपना जो ज़बान है उस पर दस्तरस हासिल करने की कोशिश करनी है। वरना ठीक है, इस तरह अपने आप को तो हम खुश होते रहेंगे कि हम ठीक है, मैं तो सहाफ़ी हूँ, लेकिन सही है बहुत बड़ा मुश्किल है। बहुत कम लोग जो हैं उस मर्तबे को पहुँच पाए हैं। हमारे बहुत सारे यहाँ, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, फ़िकर तौसवी साहब। गालबन मिलाप में उनका एक प्याज के छिलके के नाम से उनका एक कॉलम आता था, मज़ाहिया कॉलम था वो। और वो जो है कुछ ज़्यादा, लेकिन शायद जितना बड़ा उनका नाम है, बहुत कम लोगों को वो सादत हासिल हो पाती है कि उन्होंने जो है इतना नाम कमाया है उर्दू सहाफ़त में। तो जब तक आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो खाली अगर ठीक है एमए करके या करके तो आप कहेंगे कि एकदम से हम सहाफ़ी बन जाएंगे, नहीं। एक तो मुताले की आदत डालिए, लिखने की आदत डालिए, और फिर अगर तरबियत कहीं किसी अदारे में जो है, आजकल इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े बड़े, अगर उनसे आप, लेकिन अगर नहीं भी कर सकते हैं, अगर आपके अंदर ये
है, एक तड़प है, आप सहाफ़ी बनना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी करनी है कि आपको पहले ज़बान पर दस्तरस हासिल करनी है और सही ज़बान सीखनी है, तभी आप जो है इसकी खिदमत कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर ये सलाहियत है ना, तो ये यकीन मानिए, इतने बददिल होने की भी नहीं ज़रूरत है। अभी भी बहुत सारे उर्दू अखबारात हैं जहाँ बहुत अच्छे खासी वो मतलब वहाँ पर सैलरी जो है आज भी मिलती है, अच्छा खासा मुशाहरा मिलता है, ऐसी बात नहीं है। और साथ में ये बताऊंगा कि खाली मुशाहरा ही जो है वो नहीं करता है आपको। एक जब आपकी सहाफत जो है वो मुकम्मल सहाफत होगी, तो आपको जो है आपको खुद एक इत्मीनान हासिल होगा कि मैंने जो है मैं एक सहाफ़ी हूँ। तो ये एक चीज़ बहुत ज़रूर याद रखने की है। और मैं एक इसी से मिलता जुलता एक मैंने चूंकि पहले इब्तदा में ही बताया, मेरा खताती से भी है, खुशनवीसी से भी है, और मैंने खुशनवीसी के बाद जो है सहाफ़त शुरू की है। तो इस सिलसिले में बात यह है कि पहले जो है कुछ खतात थे, चूंकि उर्दू अखबारात जो हाथ से लिखे जाते थे, लेकिन जो जो कंप्यूटर का ज़माना आता गया, तो अब तो बहुत कम। और मुझे लगता है कि अगर इस तरफ तवज्जो न दी गई तो 10-20 साल में जो है कहीं कहीं ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। हमें इस तरफ भी तवज्जो देनी है। अगर ठीक है स्कूलों में आज भी जो है वो बाल पेन से लिखवाना सिखाते हैं, तख्ती का रवाज खत्म हो गया है, तो कम से कम मेरी वालदेन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को अगर वो उर्दू में अगर उनका बच्चा उर्दू पढ़ रहा है तो उसको, हम लोगों ने तो तख्ती शायद 7वीं 8वीं में जाकर हमारी तख्ती छूटी है। कलम होल्डर, इससे हम लिखते रहे। मुझे याद है 9वीं क्लास में जब मैं गया, मुझे तो पेन तब मिला, 8वीं तक तो होल्डर से लिखते थे हम। तो अगर स्कूल में नहीं तो कम से कम घर में आप उन्हें तरबियत दीजिए, आप तख्ती लिखवाइए उनसे, उनको जो है आप सिखाइए। जब वो प्रैक्टिस करते जाएंगे तो उनका कम से कम खत तो पढ़, ये जो है ना कि मतलब एक अच्छा खत, खुश खत लिखना, ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो होता है, बहुत कम लोगों में होता है। तो आप वो चीज़ भी सिखाइए। और ये असातिज़ा जो हैं उर्दू पढ़ाने वाले, खास तौर पर बुनियादी बुनियादी छोड़ो ऊपर भी जो है, अगर उनसे हो सके तो कम से कम जो उनके पास जो तलबा आते हैं तो उन्हें ये चीज़ ज़रूर कहें कि भाई आप लिखना सीखो, कलम से लिखें। अगर तख्ती लिखना अगर उसमें शर्म महसूस होती है तो सफ़ेद शीट कागज़ लेकर कम से कम कलम बनाएं, कलम से लिखें और स्याही वाले पेन से लिखें। उससे कम से कम उनका जो है ये जो इस वक्त हमारा का मतलब मुकम्मल तौर पर जो ये हमारा खत जो है वो बिल्कुल हो गया है। तो और दूसरा जो है कि हमारी खुश खती की तरफ, उसकी तरफ बहुत बड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ऐसा ना रहा तो ये एक चूंकि फ़न है और ये फ़न बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बाकी रहेगा ठीक है पाकिस्तान में या बाकी सऊदीया में, वहाँ उनका अरबी का अपना वो, इसके तो बड़े ये है जिसको हम कहते हैं तो तगरा नवीसी वगैरह जो है बाकी चीज़ें हैं। लेकिन कम से कम यहाँ पर जो है हम इस फन को कम से कम जिंदा रखें, जिससे हो सकता है, अगर मेरे से हो सकता है, मैं तो बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि भाई ठीक है मैं अवेलेबल हूँ, सीखो मुझसे। लेकिन थोड़ा सा जज्बा खुद भी होना चाहिए बच्चों के अंदर भी कि हाँ हमें ये फन सीखना है। अभी परसों कोई मुझसे कह रहा था कि नहीं बड़ा मुश्किल है, तो मैंने उसको कहा कि मुश्किल कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान है। सिर्फ आपको जो है अपना एक यानी आपके अंदर एक कुव्वत इरादी होनी चाहिए। आपने एक पुख्ता इरादा कर लेना है कि मैंने ये चीज़ सीखनी है। मैंने तो किसी से सीखी नहीं, हालांकि इसके अदारे हैं, अब तो वो ख़त्म हो गए। कल्चरल एकेडमी की तरफ से श्रीनगर में भी था, जम्मू में भी था, और मैंने तो कहीं से नहीं सीखा। हमने तो वैसे ही जो है खुद प्रैक्टिस मशक करते रहे सीखी। और फिर मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि जम्मू में एक मरहुमा ये
थी अतीका बानो बहन जी उन्हें कहते थे। तो उनका एक एनजीओ था, उसके थ्रू जम्मू में एक खोला था उन्होंने अतीका मरकज। तो मैं उसमें कई साल जो है बतौर सीनियर इंस्ट्रक्टर के मैं वहाँ बच्चों को तरबियत देता रहा हूँ, हालांकि मैंने किसी से नहीं सीखा था। तो ऐसी बात नहीं है, हर शख्स सीख सकता है और इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये कुछ बातें थी कि जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। तो मैं शुक्रगुजार हूँ तहरीक बकाए उर्दू का, कि जिन्होंने, मैं अपने लिए एक बहुत बड़ी सादत समझता हूँ कि उन्होंने आपसे रूबरू होने का एक मौका मुझे फराहम किया। और ख़ास तौर पर सरपरस्त जो हैं इसके तहरीक बकाए उर्दू के फारूक बुखारी साहब, सदर इरफान आरिफ साहब का, और ख़ास तौर पर मेरे अजीज़ हैं ये जाकिर मलिक भलेसी साहब, काफ़ी बड़े मुतहरक किस्म के शख्स हैं कि जहाँ जाएंगे कुछ न कुछ अपने लिए ढूंढ लेते हैं। अभी मैं पिछले दिनों इनके देख रहा था, बहुत सारे वीडियोस वगैरह बनाए जब अपने वहाँ इलाके में गए, गांव में। तो मेरे ख्याल है कि इस लॉकडाउन का इनसे ज़्यादा किसी ने ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाया। और इस थोड़े से अरसे के दौरान जितना इन्होंने अपने इलाके के बारे में उसको वहाँ की जो बहुत सारी चीज़ें, हमें तारीख भी, वहाँ का जोग्राफिया भी, वहाँ की सियासियात, वो सारी इन्होंने हमें वहाँ से बता दी। तो मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं ये चंद चीज़ें थी जो आपसे जो है मैं शेयर करना चाहता था। तो अगर इसके अलावा कुछ होगा तो आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे से।